अगर मैं आपसे कहूं कि भारत की सबसे शक्तिशाली किताब कौन सी है, तो शायद आप किसी धर्म ग्रंथ का नाम लेंगे। लेकिन एक और किताब है जो 14 करोड़ लोगों की जिंदगी के नियम तय करती है, भारत का संविधान। पर सवाल ये है कि 1950 में लिखी गई ये किताब आज भी इतनी प्रासंगिक और शक्तिशाली कैसे है? इसका जवाब एक शब्द में है, लचीलापन। लचीलापन। हाँ, और ये लचीलापन आता है संविधान के अनुच्छेद 368 से, जो हमारी संसद को इसमें जरूरत के हिसाब से बदलाव करने की शक्ति देता है। अच्छा, इन्हीं बदलावों को हम संविधान संशोधन कहते हैं। बिल्कुल। और ये सिर्फ कानूनी भाषा में फेरबदल नहीं है, ये भारत की कहानी के वो मोड़ हैं जहां देश ने अपनी दिशा तय की है। तो आज की हमारी पड़ताल इसी पर है। हम उन चुनिंदा और सबसे महत्वपूर्ण संशोधनों की कहानी में उतरेंगे जिन्होंने भारत के समाज, राजनीति और यहाँ तक कि इसके नक्शे को भी बदल दिया। चलिए शुरू करते हैं उस पहले बदलाव से जिसकी जरूरत संविधान लागू होने के 1 साल के अंदर ही पड़ गई थी। ये थोड़ा अजीब लगता है कि इतने महान दिमागों ने मिलकर सालों की मेहनत से संविधान बनाया और पहले ही साल उसमें बदलाव करना पड़ गया। 1951 में ऐसी क्या जल्दी थी? जल्दी नहीं, जरूरत थी। और जरूरत थी सामाजिक न्याय की। सामाजिक न्याय मतलब? उस समय भारत की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक थी जमींदारी प्रथा। मतलब जमीन कुछ ही लोगों के हाथ में थी और करोड़ों लोग भूमिहीन थे। सरकार भूमि सुधार कानून लाकर इस जमीन का बंटवारा करना चाहती थी, लेकिन इसमें एक बड़ी संवैधानिक अड़चन आ रही थी। संपत्ति का मौलिक अधिकार। बिल्कुल। जमींदार अपनी जमीन बचाने के लिए कोर्ट जा रहे थे और कह रहे थे कि सरकार उनकी संपत्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रही है। और अदालतें उन्हें राहत दे रही थीं। जी। इसी कानूनी दांवपेच से निपटने के लिए सरकार पहला संशोधन लाई, और इसी संशोधन ने संविधान में 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल को जन्म दिया। 9वीं अनुसूची, ये क्या थी? ये एक तरह की संवैधानिक तिजोरी थी। सरकार का मकसद था कि भूमि सुधार से जुड़े कानूनों को इस तिजोरी में डाल दिया जाए ताकि उन्हें अदालत में चुनौती न दी जा सके, ताकि सामाजिक न्याय का काम बिना रुके आगे बढ़ सके। सही कहा। एक मिनट, ये तो बड़ा खतरनाक आइडिया लगता है। मतलब एक ऐसी लिस्ट बना देना जिसमें डाले गए कानूनों पर अदालत भी सवाल नहीं कर सकती। क्या ये संविधान की न्यायिक समीक्षा की मूल भावना के खिलाफ नहीं है? न्यायिक समीक्षा मतलब अदालतों की वो ताकत जिससे वो किसी भी कानून को जांच सकती हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं से विधायिका और न्यायपालिका मतलब सरकार और अदालत के बीच अधिकारों के संतुलन को लेकर एक ऐसी बहस शुरू हुई जो आज तक जारी है। उस वक्त सरकार का तर्क था कि देश के विकास और सामाजिक बराबरी के लिए ये जरूरी है। लेकिन इसी संशोधन ने एक और विवादास्पद चीज की। इसने अभिव्यक्ति की आजादी पर उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाने का रास्ता भी खोल दिया। ये तो और भी विरोधाभासी है। एक तरफ संविधान आजादी दे रहा है और पहले ही साल में उस पर प्रतिबंध भी लगा रहा है। हाँ, और उचित क्या है ये तय करने की शक्ति सरकार को मिल गई। तो पहले संशोधन ने 2 बड़ी लकीरें खींच दी। एक, सामाजिक लक्ष्यों के लिए व्यक्तिगत अधिकारों को सीमित किया जा सकता है, और 2, सरकार और अदालत के बीच कौन ज्यादा शक्तिशाली है इसकी लड़ाई की शुरुआत हो गई। और ये लड़ाई 70 के दशक में अपने चरम पर पहुंची। अब हम जमीन की लड़ाई से आगे बढ़कर सीधे सत्ता के संतुलन की लड़ाई पर आते हैं, और यहीं से कहानी शुरू होती है भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद संशोधन की, 1976 का 42वां संशोधन, जिसे मिनी संविधान भी कहते हैं। हाँ, मिनी संविधान। ऐसे क्यों? मिनी संविधान नाम इसे इसलिए दिया गया क्योंकि ये सिर्फ एक बदलाव नहीं था, इसने संविधान की आत्मा को ही बदलने की कोशिश की। ये आपातकाल के स्याह दौर में लाया गया था जब विपक्ष जेल में था और बहस की कोई गुंजाइश नहीं थी। अच्छा। इसकी व्यापकता का अंदाजा इस बात से लगाइए कि संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल, जिसमें देश का पूरा दर्शन है, उसमें पहली और आखिरी बार बदलाव किया गया। और 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। सुनने में तो ये शब्द बहुत अच्छे लगते हैं। शब्द अच्छे थे, पर उन्हें लाने का समय और तरीका वो लोकतांत्रिक नहीं था। इसके अलावा इसने राष्ट्रपति को मंत्रिमंडल की सलाह मानने के लिए बाध्य कर दिया। मतलब राष्ट्रपति की अपनी सूझबूझ की शक्ति लगभग खत्म हो गई। और न्यायपालिका पर भी तो असर हुआ था। सबसे बड़ा हमला न्यायपालिका पर ही हुआ। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा की शक्ति को बहुत सीमित कर दिया गया था। इसका मतलब ये था
कि सरकार के बनाए कानूनों पर अदालतें आसानी से सवाल नहीं उठा सकती थी। तो मतलब आपातकाल के दौरान सरकार नागरिकों को उनके अधिकारों की याद दिलाने के बजाय उनके कर्तव्यों की याद दिला रही थी, क्योंकि इसी संशोधन से 10 मौलिक कर्तव्य भी तो जोड़े गए थे। बिल्कुल, ये एक तरह से संवैधानिक ताने बाने सो सरकार के पक्ष में झुकाने की कोशिश थी। अधिकारों की जगह कर्तव्यों पर जोर देना, न्यायपालिका को कमजोर करना, सारी शक्ति प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रित करना, यही 42वें संशोधन का सार था। लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि वो अपनी गलतियों को सुधारने का मौका देता है, और ये सुधार आया 1978 में 44th संशोधन के रूप में। इसे सुधार का संशोधन कहना ही सबसे सही होगा। आपातकाल खत्म हुआ, चुनाव हुए, नई सरकार आई और उसका पहला काम था लोकतंत्र की उस बिगड़ी हुई सेहत को ठीक करना। तो इसने 42वें संशोधन के प्रावधानों को पलटना शुरू किया। जी, उसके कई जहरीले प्रावधानों को एक-एक करके पलटा। सबसे बड़ा बदलाव क्या था? मुझे याद है संपत्ति के अधिकार वाला मामला यहीं सुलझा था। हाँ, संपत्ति के अधिकार को, जो सरकार के सामाजिक सुधारों में बार-बार आड़े आ रहा था, उसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया। अच्छा। उसे सिर्फ एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। मतलब अब सरकार जनहित के लिए किसी की संपत्ति ले सकती थी, लेकिन उसे कानून के तहत मुआवजा देना होगा। और आपातकाल के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी तो कुछ किया गया था। बिल्कुल, आंतरिक अशांति जैसा अस्पष्ट शब्द जिसका इस्तेमाल करके आपातकाल लगाया गया था, उसे हटाकर सशस्त्र विद्रोह जैसा ठोस शब्द लाया गया, ताकि कोई सरकार इसका गलत फायदा न उठा सके। सही। अब सिर्फ अंदरूनी गड़बड़ी के नाम पर इमरजेंसी नहीं लगाई जा सकती थी। साथ ही राष्ट्रपति को यह शक्ति वापस दी गई कि वो कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा सकते हैं। इसने संवैधानिक संतुलन को फिर से स्थापित किया। तो एक तरफ जहां सत्ता को एक जगह इकट्ठा होने से रोका जा रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसे देश के कोने-कोने में और खासकर युवाओं के हाथों में पहुंचाने की तैयारी भी चल रही थी। यहीं से 61वें संशोधन की बात आती है ना? एकदम सही। 1989 में 61वां संशोधन हुआ, जिसने वोट देने की उम्र 21 से घटाकर 18 साल कर दी। ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। इसने रातों रात करोड़ों भारतीय युवाओं को दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में हिस्सेदार बना दिया। मैं सोच रही हूँ उस वक्त के 18-19 साल के लड़के लड़कियों के लिए ये कितना बड़ा एहसास होगा। एक दिन आप कॉलेज के छात्र हैं और अगले दिन देश की सरकार चुनने वाले वोटर। बिल्कुल, अचानक से आपकी राय की एक कीमत हो गई, और इसने भारत की राजनीति को हमेशा के लिए बदल दिया। अब राजनीतिक दलों को युवाओं के मुद्दों, उनकी आकांक्षाओं को गंभीरता से लेना पड़ा। और लोकतंत्र को और गहरा करने का ये सिलसिला यहीं नहीं रुका। जी नहीं, इसके ठीक बाद 1992-93 में 2 और ऐतिहासिक संशोधन हुए, 73वां और 74वां। अच्छा, पंचायती राज और नगर पालिकाओं वाले संशोधन, यानी सत्ता को दिल्ली और राज्यों की राजधानियों से निकालकर गांव की चौपाल और शहर के वार्ड तक पहुंचाने की कोशिश। सिर्फ कोशिश नहीं, एक मजबूत संवैधानिक ढांचा तैयार किया गया। 73rd संशोधन ने पंचायतों को और 74th ने नगर निगमों को सिर्फ मान्यता नहीं दी, बल्कि उन्हें संवैधानिक दर्जा दिया, उन्हें शक्तियां दी, फंड्स का प्रावधान किया और नियमित चुनाव कराना अनिवार्य किया। और शायद सबसे जरूरी बात, महिलाओं और पिछड़े समुदायों के लिए आरक्षण। जी, इन स्थानीय निकायों में उनके लिए सीटें आरक्षित की गईं, ताकि सत्ता में उनकी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। ये सही मायनों में लोकतंत्र को जमीनी स्तर तक ले जाना था। और जब लोकतंत्र जमीनी स्तर पर पहुंचता है तो उसकी जरूरतें भी बदलती हैं। शायद अगली जरूरत थी एक शिक्षित नागरिक की, और यहीं से 86th संशोधन की कहानी शुरू होती है। बिल्कुल, साल 2002 में 86th संशोधन ने शिक्षा को अधिकार बना दिया। इसने संविधान में एक नया अनुच्छेद 21A जोड़ा, जिसने 6 से 14 साल के हर बच्चे के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बना दिया। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये भारत के भविष्य में किया गया सबसे बड़ा निवेश था। सही कहा। इसके पीछे सोच ये थी कि एक मजबूत लोकतंत्र की नींव सिर्फ वोट डालने वाले नागरिक नहीं, बल्कि शिक्षित और जागरूक नागरिक रख सकते हैं। ये तो हुए सामाजिक और राजनीतिक बदलाव। अब जरा हाल के उन बड़े बदलावों पर आते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत की आर्थिक और सामाजिक संरचना पर गहरा असर डाला है। और इसकी शुरुआत उस बदलाव से करते हैं जिसने हर आम नागरिक की जेब पर असर डाला, 101वां संशोधन यानी GST। एक देश एक टैक्स। सुनने में बहुत सरल लगता है, लेकिन इसे लागू करना कितना पहाड़ चढ़ने जैसा रहा होगा। बहुत बड़ा पहाड़ था। ये सिर्फ एक टैक्स सुधार नहीं था, ये भारत के संघीय ढांचे का सबसे बड़ा टेस्ट था। राज्यों को अपने टैक्स लगाने के अधिकार, जैसे वैट, चुंगी, ये सब छोड़ने के लिए मनाना कोई आसान काम नहीं था।
इसके लिए जीएसटी काउंसिल बनाई गई थी ना? हाँ, जहां केंद्र और सभी राज्य मिलकर टैक्स की दरें तय करते हैं। ये सहकारी संघवाद का एक बहुत बड़ा प्रयोग था। इस एक संशोधन ने भारत के पूरे अप्रत्यक्ष कर सिस्टम को बदल कर रख दिया। और आर्थिक बदलावों के साथ साथ आरक्षण की नीति में भी एक नया अध्याय जुड़ा, 103वां संशोधन, ईडब्ल्यूएस आरक्षण। जी, सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए 10% आरक्षण का प्रावधान। ये आरक्षण की नीति में एक बड़ा मोड़ था, क्योंकि भारत में पहली बार आरक्षण का आधार सिर्फ सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन न होकर आर्थिक पिछड़ापन भी बना। इस पर बहुत बहस हुई थी। और आज भी होती है, लेकिन इसने आरक्षण के विमर्श को एक नई दिशा दी। और इसी कड़ी में 105वां संशोधन भी आया, जिसने राज्यों को अपनी ओबीसी सूची बनाने का अधिकार वापस देकर संघीय ढांचे को और मजबूती दी। और अब बात उस संवैधानिक बदलाव की, जिसने न सिर्फ कानून बदला बल्कि देश का भूगोल भी बदल दिया। अनुच्छेद 370 का बेअसर होना। यहाँ कोई पारंपरिक संशोधन नहीं हुआ, बल्कि संविधान की ही एक प्रावधान का इस्तेमाल किया गया। ये कैसे हुआ? ये एक बहुत ही अनोखा संवैधानिक दांवपेंच था। 5 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति ने एक आदेश जारी किया, जिसे तकनीकी भाषा में CO 272 कहते हैं। इस आदेश ने बड़ी चालाकी से अनुच्छेद 370 की ही एक शक्ति का इस्तेमाल करके उसे अप्रभावी बना दिया। ये एक तरह का संवैधानिक चेकमेट था, जिसके जरिए जम्मू कश्मीर को दशकों से मिला विशेष दर्जा खत्म हो गया। और इसका असर क्या हुआ? मतलब जमीन पर क्या बदला? जमीन पर सब कुछ बदल गया। जम्मू कश्मीर का अलग संविधान और अलग झंडा इतिहास बन गया। अनुच्छेद 35A, जो वहां के स्थायी निवासियों को विशेष अधिकार देता था, वो भी खत्म हो गया। और राज्य को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया। जी, जम्मू कश्मीर विधानसभा के साथ और लद्दाख बिना विधानसभा के। इसका सबसे बड़ा नतीजा ये हुआ कि भारत का संविधान अब पूरी तरह से बिना किसी किंतु परंतु के वहां लागू हो गया। एक देश एक विधान की अवधारणा साकार हुई। तो पहले संशोधन के भूमि सुधारों से लेकर 105वें संशोधन और अनुच्छेद 370 में बदलाव तक, ये पूरी यात्रा हमें दिखाती है कि हमारा संविधान किसी म्यूजियम में रखा कोई दस्तावेज नहीं है, बल्कि एक जिंदा सांस लेती हुई शक्ति है जो लगातार विकसित हो रही है। बिल्कुल। ये समय के साथ अपनी कमियों को सुधारता है, नई चुनौतियों का सामना करने के लिए खुद को तैयार करता है। ये संशोधन महज संख्याएं नहीं हैं। हर संशोधन के पीछे एक कहानी है, एक सामाजिक जरूरत है, एक राजनीतिक बहस है और एक बेहतर भारत का सपना है। ये उस जीवंत प्रक्रिया का प्रतीक हैं जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत और प्रासंगिक बनाए रखती है। और ये पूरी चर्चा एक दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ती है। आज हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा प्राइवेसी और क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, जिनके बारे में संविधान निर्माताओं ने सोचा भी नहीं होगा। तो भविष्य की ये चुनौतियां हमारे संविधान से किस तरह के नए बदलावों की मांग करेंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाला समय ही देगा।